Hello aspirants and welcome to Numel's Academy. In today's session, we'll discuss some important newspaper articles from 24 January 2023. For more study materials and updates, you may also join our WhatsApp group. We'll provide the link of the group in the description below. So this is the list of topics that we'll cover in today's session. Let's start. The first article for the day is about the Panchayati Raj institutions of India. तो ये जो आर्टिकल है, it basically speaks about the lack of autonomy at the पंचायत level. ठीक है, तो ये जो आर्टिकल है एक्चुअली ये न्यूज़ नहीं है. दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम एडिटोरियल व्हिच हैड पब्लिश्ड इन द हिंदू. तो द आर्टिकल सेज दैट देयर इज हार्डली एनी ऑटोनॉमी एट द पंचायत लेवल. तो ये जो आर्टिकल है बेसिकली टॉक्स अबाउट द इश्यूज एट द पंचायत लेवल इन इंडिया. सो पंचायत लेवल जो है पंचायती राज जो है इट इज क्वाइट एन इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर आवर जीएस पेपर टू इंडियन पॉलिटी पॉइंट ऑफ व्यू एंड ऑल्सो क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द प्रीलिम्स एज वेल. इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द हिंदू. लेट्स लुक एट दिस पर्टिकुलर आर्टिकल. So before taking up this article, I'll just like to assume that you guys have a little knowledge about the Panchayati Raj institutions of India. So you must be knowing that the 73rd Constitutional and the 74th Constitutional Amendment Act of the Constitution, which came up and which were implemented in the year 1993. तो यहाँ पे जो local governments है, तो be it at the municipal level or the पंचायत level, so they had been constitutionalized. ठीक है, तो the 74th and 73rd and 74th जो है बहुत important amendments है which were implemented in 1993 under the period of P.V. Narasimha Rao. ठीक है, who was the 9th Prime Minister of India. तो दिस यू कैन सी एट द एपेक्स इट इज द यूनियन गवर्नमेंट, देन स्टेट गवर्नमेंट, और स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आपको मिलेगा लोकल गवर्नमेंट व्हिच बेसिकली वर्क्स एट टू लेवल्स, दैट इज द म्युनिसिपल लेवल एंड द पंचायत लेवल. और दिस 73rd और 74th अमेंडमेंट जो है तो इसमें ये जो दो लेवल्स है तो इनको भी यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल आप कह सकते हो एक कॉन्स्टिट्यूशनल आउटलुक दिया गया था. ठीक है, सो विच गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द लोकल गवर्नमेंट. एंड आप देखोगे कि स्टेट गवर्नमेंट जो है तो यहाँ पे इवन दो इट हैज बीन गिवन इन 1993 ओनली, बट फिर भी यहाँ पे ऑलमोस्ट 30 ईयर्स के बाद भी दो यहाँ पे जो स्टेट गवर्नमेंट्स है so they basically continue to exercise considerable discretionary authority and influence over the panchayat. तो ये जो state governments है तो they basically try to restrict the autonomy of the particular panchayat. And how do they do that? So they basically do this through the use of the local bureaucracy. Okay, so in India the powers of the local elected officials जो होते हैं at the panchayat level or the municipal level, so उनका जो power होता है so they are mostly remain restricted. ठीक है, तो restriction कैसे होता है? By normally the state government होता है and उनके अंदर जो bureaucracy काम करता है जो civil service officers है so they basically have a tendency to limit or to constrain the powers of the elected officers, of the elected members of the particular panchayat and the municipality in multiple ways. So thereby and this basically dilutes the spirit of the constitutional amendment seeking to empower local bodies. तो अभी हम फिलहाल बात करेंगे अबाउट इश्यूज के बारे में जो इस आर्टिकल में हाईलाइट किया गया है विच एक्चुअली एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस इन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत और एक्ट्स एज अ हिंड्रेंस और अ बैरियर इन द ऑटोनॉमी ऑफ द पंचायत. ठीक है, तो अब देखिए सबसे जो इंपॉर्टेंट बताया गया है कि लैक ऑफ फाइनेंशियल ऑटोनॉमी. अब देखिए आप कुछ जो भी यहाँ पे बॉडी है तो एक बॉडी का जो पावर्स है ना तो पावर्स कैन ओनली बी रियलाइज और द पावर्स कैन ओनली बी एक्सरसाइज अगर उनके पास इकोनॉमिक यहाँ पे आप कह सकते हो कि इफ दे हैव गॉट फाइनेंशियल स्टेबिलिटी. ठीक है, बट इन द केस ऑफ पंचायत यहाँ पे क्या होता है उनका जो रेवेन्यू जनरेशन कैपेसिटी है ऑफ देयर वो काफी कम रहता है. ठीक है, तो मैक्सिमम आप देखोगे जो भी टैक्स वगैरह होता है ना तो आइदर वो कलेक्ट होता है स्टेट लेवल और सेंट्रल लेवल, और जो पैसा होता है ना वो बेसिकली ये जो पंचायत होता है जो लोकल बॉडीज होता है तो उनके पास जो भी फाइनेंशियल यहाँ पे एलोकेशन होता है सो दिस बेसिकली इज डन बाय द सेंटर एंड यूनियन सेंटर एंड स्टेट ओनली. तो इसीलिए यहाँ पे कहा गया है दैट द ग्राम पंचायत जो है दे रिमेन फिस्कली डिपेंडेंट ऑन ग्रांट. तो बोथ डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी ग्रांट फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंटर फॉर एवरीडे एक्टिविटी. तो जो भी उनको एक्टिविटी परस्यू करना पड़ता है फॉर दिस एक्टिविटीज टू बी रियलाइज उनको डिपेंड करना पड़ता है एट द स्टेट और द सेंटर पे. तो ब्रॉडली आप देखोगे पंचायत जो है दे हैव गॉट 3 सोर्सेस ऑफ फंड. तो पहला जो सोर्स है इट इज देयर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू. तो देखिए आप देखोगे जो सेंटर का रेवेन्यू होता है स्टेट का रेवेन्यू होता है वो मेनली आता है फ्रॉम टैक्सेशन से, है कि नहीं. तो अब देखोगे यहाँ पे जो ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू है तो दे विल बी ओनली हैविंग देयर ओन सोर्स ऑफ रेवेन्यू अगर उनके पास टैक्सेशन का पावर है, बट यू विल फाइंड दैट इट कंस्टिट्यूट्स अ वेरी टाइनी पोर्शन ऑफ ओवरऑल पंचायत फंड. ठीक है, फॉर एग्जांपल उनके पास जो कैपेसिटी है उनके पास जो आप देखोगे जो अथॉरिटी ऑफ कलेक्शन टैक्सेस इट ओनली लिमिट्स टू द लोकल टैक्सेस एंड रेवेन्यू फ्रॉम द कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स एटसेट्रा. तो बाकी का जो भी यहाँ पे टैक्सेस वगैरह होता है जो रेवेन्यू होता है इट इज बेसिकली सोर्स और यू कैन से इट इज बेसिकली कलेक्टेड बाय द स्टेट और द सेंट्रल लेवल ओनली. and also grants in aid from this state and this central government. तो यहाँ पे जो state government है और central government है तो they basically provide various grant और ये जो grant जो आता है आप देखोगे access to grant for पंचायत remains contingent on political and bureaucratic connections only. तो देखिए यहाँ पे जो भी सरपंच रहता है या जो भी हम कहते हैं गांव बुढ़ा राइट तो उनके पास जो भी यहाँ पे फंड्स आते हैं तो उसके लिए उनको डिपेंड करना पड़ता है ऑन दी स्टेट गवर्नमेंट के जो ऑफिसर्स है उन पर डिपेंड करता है ठीक है करना पड़ता है. सो दिस इज द रीजन व्हाई द एक्सेस टू ग्रांट फॉर द
the panchayat it remains contingent only, all right. And also about the discretionary or the scheme based fund, तो आपको पता होगा कि यहाँ पे जो भी रूरल इंडिया के लिए द गवर्नमेंट ब्रिंग्स अबाउट द नंबर ऑफ स्कीम, ठीक है, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट होता है और द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, सो बेसिकली फॉर द एम्पावरमेंट ऑफ द विलेजेस दे ब्रिंग अबाउट द नंबर ऑफ स्कीम्स लाते हैं, ठीक है, कुछ योजना होगा, आवास योजना मान लीजिए, सो मेनी स्कीम्स आते हैं, राइट. सो वन मेजर इशू विद दिस फंड, जो ये स्कीम से जो पैसा आता है ना, सो दे आर ऑफन सब्जेक्ट टू मिसमैनेजमेंट एंड करप्शन. क्यों? बिकॉज देखिए ये जो फंड्स आते हैं नाउ दे बेसिकली आर नॉट डायरेक्टली गिवन टू द पंचायत बट दे कम थ्रू सम चैनल. फॉर एग्जांपल मान लीजिए इट विल बी गिवन टू द डीसी मान लीजिए, या मान लीजिए उसके बाद ये फंड जो है वो बीडीओ में आ जाएगा. तो इस कारण से क्या हो जाएगा, तो एट एवरी लेवल यू विल फाइंड दैट देयर इज सम काइंड ऑफ अ लीकेज इन दिस स्कीम, ठीक है. जो भी यहाँ पे फंड्स आ रहे हैं तो उसमें लीक होता है एट एवरी लेवल, जिसे हम करप्शन कहते हैं, राइट, जिसे मिसमैनेजमेंट कहते हैं. सो दिस कैन ऑकर व्हेन द गवर्नमेंट ऑफिशियल्स मिसयूज दिस फंड फॉर पर्सनल गेन और व्हेन द फंड्स आर नॉट यूज्ड फॉर द इंटेंडेड पर्पस. So even when higher level of government or allocate fund to the local government, सरपंच जो होते हैं they need help in accessing them. तो इनके पास जो autonomy जो होता है वो काफ़ी कम रहता है in carrying out their activities because उनके पास financial जो autonomy है वो बहुत ही कम रहता है. उसके बाद यहाँ पे बताया गया अबाउट दी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस ऑफ सीकिंग अप्रूवल. जैसे मैंने बताया कि सरपंच को यहाँ पे डिपेंड करना पड़ता है ऑफिसेस, तो इसीलिए उनको यहाँ पे आप कह सकते हो कि दे नीड टू मेक राउंड्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफिसेस इन ऑर्डर टू सिक्योर देयर फंड, ठीक है. सो गवर्नमेंट्स आल्सो बाइंड द लोकल गवर्नमेंट जो होता है थ्रू लोकल ब्यूरोक्रेसीज, ठीक है. तो जो लोकल जो यहाँ पे सिविल सर्वेंट्स है तो उनके ऊपर डिपेंड करना पड़ता है. सो अप्रूवल फॉर पब्लिक वर्क प्रोजेक्ट ऑफन रिक्वायर्स टेक्निकल अप्रूवल. तो यहाँ पे दो तरीके का अप्रूवल चाहिए होता है फॉर एनी काइंड ऑफ वर्क एट द रूरल लेवल. तो यहाँ पे जो बताया गया है कि इट आइदर रिक्वायर्स अ टेक्निकल अप्रूवल एंड द सेकंड इट रिक्वायर्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल. तो टेक्निकल अप्रूवल जो है ऑब्वियस सा बात है ये कोई इंजीनियर देगा, और जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है दिस विल बी गिवन बाय सम सिविल सर्वेंट, राइट, फॉर एग्जांपल द बीडीओ. तो सरपंचेस स्पेंड अ सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ टाइम विजिटिंग गवर्नमेंट ऑफिसेस एंड मीटिंग लोकल ब्यूरोक्रेट्स एंड वेटिंग टू बी सीन और हर्ड. तो आपने शायद ये जो सीरीज है आपने देखा होगा जो अमेज़न प्राइम में है विच इज नोन एज द पंचायत. तो उसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से उनको ऑफिसेज में जाना पड़ता है फॉर सिक्योरिंग द फंड फॉर द वेलफेयर ऑफ हिज रीजन, राइट. जो सरपंच है उनको जाना पड़ता है. सो द एबिलिटी ऑफ द सरपंच टू एक्सरसाइज एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ओवर द लोकल एम्प्लॉयज आल्सो लिमिटेड. तो उनके अंदर जो भी सारा लोग काम करते हैं ना उनके ऊपर भी उनका ज्यादा एक्सरसाइज जो कंट्रोल है वो नहीं रहता है, उनके ऊपर भी बहुत अथॉरिटी नहीं रहता है, क्योंकि उनका जो एम्प्लॉयमेंट है तो उनका जो रिक्रूटमेंट है ना, तो रिक्रूटमेंट यहाँ पे कर देता है उनका. मान लीजिए जो भी आप देखोगे इट इज मोस्टली डन एट द ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल. फॉर एग्जाम्पल जो स्वीपर्स होते हैं, वॉचमैन होते हैं, सो दे आर एक्चुअली आंसरेबल टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल और द ब्लॉक लेवल ओनली, बट दे आर नॉट आंसरेबल टू द विलेज लेवल जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑफिसर्स है. तो दिस इज द रीजन व्हाई उनके ऊपर आप कह सकते हो कि दे आर नॉट also at a position to work efficiently because they are not answerable to the officials at the village level. नेक्स्ट बताया गया है अबाउट दी पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के बारे में. तो देखो कि आप अनलाइक द इलेक्टेड ऑफिशियल, तो देखिए जो यहाँ पे इलेक्टेड जो भी एमपीज रहते हैं, एमएलएज रहते हैं, तो उनके पास काफी पावर रहता है. बट यू विल फाइंड कि सरपंच जो होते हैं जो कि ऑब्वियसली इलेक्टेड ही है, बट दे कैन बी डिसमिस्ड विद इन ऑफिस, उनको डिसमिस किया जा सकता है. सो ग्राम पंचायत एक्ट जो है इन मेनी स्टेट, आई एम नॉट सेइंग इन एवरी स्टेट, बट कुछ ऐसे स्टेट्स है व्हिच हैव एम्पावर्ड द डिस्ट्रिक्ट लेवल ब्यूरोक्रेट्स, मोस्टली द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जो जिसे हम डीसी कहते हैं, टू एक्ट अगेंस्ट द सरपंच फॉर ऑफिशियल मिसकंडक्ट. तो अगर मान लीजिए कि इफ देयर इज अ केस ऑफ ऑफिशियल मिसकंडक्ट एंड इफ ही इज फाउंड, आप कह सकते हो कि इफ ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ सच मिसकंडक्ट, देन उनको ऑफिस से आप कह सकते हो कि उनको ऑफिस से निलंबित किया जा सकता है. ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो तेलंगाना ग्राम पंचायत एक्ट है, नाउ इट अलाउज डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स टू सस्पेंड एंड डिसमिस इनकम्बेंट सरपंचेस. तो इतना पावर यहाँ पे दिया जाता है डिस्ट्रिक्ट को कि वो क्या कर सकते हैं, जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हो सकते हैं होते हैं एट दी विलेज लेवल, उनको डिसमिस कर सकते हैं. अक्रॉस द कंट्री देयर आर रेगुलर इंस्टेंसेस ऑफ ब्यूरोक्रेट्स डिसाइडिंग टू डिसमिस सरपंच फ्रॉम द ऑफिस. तो यहाँ पे जो कॉज है, आप देखो कि यहाँ पे जो ग्राउंड है, ग्राउंड दिया जाता है मिसकंडक्ट, बट देन यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे बहुत सारा वेस्टेड इंटरेस्ट और मान लीजिए कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी रह सकता है. ठीक है, सो इन तेलंगाना ओनली मोर देन 100 सरपंचेस हैव बीन डिसमिस्ड फ्रॉम ऑफिस इन द रिसेंट ईयर्स, व्हिच इज नॉट अ वेरी गुड न्यूज फॉर द पर्संस हु फंक्शन एट द पंचायत लेवल. एंड ऑल्सो लैक ऑफ द ट्रेन पर्सन. देखिए क्या होता है, उनके पास नॉलेज भी कम रहता है. ठीक है, हाउ टू एडमिनिस्टर, किस तरीके से यहाँ पे गवर्नेंस प्रोसेस कैरी होना चाहिए. दे हैव गॉट लेस आइडिया अबाउट द डिजिटल जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है. ठीक है, सो लैक ऑफ ट्रेन पर्सनल इज अ सिग्निफिकेंट इशू फेसिंग पंचायत इन इंडिया. नाउ दिस कैन लीड टू पुअर डिसीजन मेकिंग. अगर मान लीजिए किसी के पास अगर स्किल कम है और मान लीजिए कि कोई अगर कम ट्रेंड है, तो डेफिनेटली ही विल बी टेकिंग अप द रॉन्ग डिसीजंस. तो उनके पास जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी है वो कम रहेगा. लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी एंड ऑल्सो इनएफिशिएंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द पंचायत. सो मेनी पंचायत मेंबर्स वी शुड understand they lack the training and skill to effectively govern their own communities. And finally, we can learn about the root cause of every challenge. You will understand that every hindrance in the administration is corruption, right? So corruption is a major issue in the many panchayat with funds
and resources being misused or embezzled. ठीक है, तो as I told you about the leakages at various level, in fact you will find at the पंचायत level पे भी यहाँ पे बहुत सारा corruption होता है. So local government officials such as those in charge of the land record and building permits are often involved in corrupt practices such as accepting bribes and in exchange of services. ठीक है, which is quite a reality in almost all the regions of India. Right. So additionally, corruption at the local level can impede economic development and delivery of the essential services such as healthcare and education. अगर मान लीजिए कि एक particular village में, एक particular region में अगर बहुत ज़्यादा corruption होता है, definitely it will not be quite beneficial for the socio-economic development of the region, including the healthcare and the education institution, right? इसके बाद हम बात कर सकते हैं about gender bias के बारे में. So women and marginalized groups are often underrepresented in पंचायत and face discrimination in their participation and decision making. ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जो पंचायत है, तो पंचायती राज जो ये एक्ट है which was brought, which is constitutionalized and through the 73rd Amendment Act of 1993. तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिकल है which is known as Article 243D, ठीक है, of the Constitution. तो ये जो आर्टिकल है, it ensures participation of the women in पंचायती राज institution by mandating. So it basically makes it compulsory that not less than 1/3 reservation for women out of total members of the seat. तो जितना भी सीट्स है ना, उसमें 1/3 members जो है, at least 1/3 members have to be reserved for women. ठीक है, लेकिन हमने जो ये सीरीज देखा हुआ है, पंचायत जो सीरीज था प्राइम में, तो उसमें आपने शायद नोटिस किया होगा कि जो यहाँ पे सरपंच है, तो सरपंच इज बेसिकली हिज वाइफ, लेकिन जो फंक्शंस है, तो अब जो यहाँ पे फंक्शन जो होता है, तो ये एक्सरसाइज किया जाता है बाय सरपंच पति. ठीक है, सो वन मेजर बैरियर टू वुमेन्स आप देखोगे, दो इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन द पंचायत राज इंस्टीट्यूशन, द रिजर्वेशन परसेंटेज वेरीज फ्रॉम स्टेट टू स्टेट एंड नॉट ऑल स्टेट्स हैव इंप्लीमेंटेड इट. ठीक है, तो ये जो परसेंटेज है वो स्टेट्स में वेरी भी होता है. और आप देखो कि वन मेजर बैरियर टू वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन पंचायत इज द सोसाइटल एटीट्यूड दैट व्यू वुमेन एज इंफीरियर एंड लेस कैपेबल देन मेन. तो नॉर्मली आप देखोगे गांव में, इनफैक्ट आप देखोगे अर्बन एरियाज में भी ऐसा होता है कि वुमेन को लेस सुपीरियर माना जाता है. ठीक है, वुमेन को माना जाता है कि देर इंफीरियर टू मेन and they have not got the decision making capacity. तो इसीलिए आप देखोगे the people they don't tend to listen to follow the orders of the woman. ठीक है, so this is the reason, this is a very major barrier that comes across in the panchayat level. And also you'll find number of states में जैसे कि बताया गया ये vary होता है, and in the number of states there's जो percentage है it is also standing 50%. ठीक है, जैसे कि असम, बिहार जैसे स्टेट में आपको दिखेगा जो यहाँ पे वुमेन के लिए रिजर्व पोस्ट है, 50%. बट अदर देन दैट आप देखोगे आर्टिकल 243D जो है अपने कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ पे बताया जाता है अबाउट द 1/3 ऑफ दिस सीट्स शुड बी रिजर्व ऑफ द टोटल सीट्स जो है शुड बी रिजर्व फॉर द पंचायत, फॉर द वुमेन एट द पंचायत लेवल. Now finally, if we talk about the remedial measures about how to bring about autonomy at the panchayat level, तो पहले हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, we can increase the central and state government allocation to पंचायत. जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे जो फंड होता है, तो फंड यहाँ पे आते आते आपको पता होता है कि बहुत सारा लेवल पर करप्शन हो जाता है. सो दिस कैन बी डन थ्रू ट्रांसफर ऑफ फंड डायरेक्टली टू द पंचायत. तो आप मान लीजिए कि डीसी, बीडीओ या जितने भी सारे ऑफिसर्स हैं उनको फंड यहाँ पे एलोकेट नहीं करके डायरेक्टली हम फंड एलोकेट कर सकते हैं थ्रू पंचायत, अदर देन राउटिंग देम थ्रू इंटरमीडिएटरीज एंड ऑल्सो बाय डिसेंट्रलाइजिंग डिसीजन मेकिंग. तो पंचायत जो है शुड बी एम्पावर्ड टू मेक डिसीजन. आप नॉर्मली आप देखोगे जो डिसीजंस होता है विलेज लेवल पर और टाउन लेवल पर, ब्लॉक लेवल पर, तो नॉर्मली ये डिसीजन जो है इट इज टेकन बाय ब्यूरोक्रेट्स ओनली. ठीक है, तो ये जो डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी शुड बी गिवन टू दिस पंचायत एज वेल. ठीक है, अदर देन हैविंग डिसीजंस मेड फॉर देम बाय हायर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट एंड ऑल्सो बिल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द पंचायत. So how do you think we can build capacity of the panchayat? By skill development, by capacity building program, right? So this can be done through training and capacity building, ताकि उनको knowledge हो जाए कि किस तरीके से एक जगह को एडमिनिस्टर करना है, गवर्नेंस का क्या क्या रूल्स है, alright, to enable them to effectively manage financial resources and also implement development projects and also addressing gender biasness. As I told you, gender biasness is a major issue at the panchayat level. So gender bias at the panchayat level in India can be addressed by providing training and resources for women as well. तो माना जाता है कि वुमेन को नॉलेज कम रहता है, तो इसीलिए if we train the woman at such a level that she is capable enough, she is efficient enough to administer her own region, then definitely the people will be bound to hear or follow the orders whatever she says, right? So topic के basis पर एक practice question है, please answer in the comment section. The next article is about eliminating measles and rubella by India. So India has set a target to eliminate measles and rubella by 2023. That is the current year. इसी के बारे में हम बात करेंगे. We'll try to have some basic information about these two diseases, that is measles and rubella. This can be important for our prelims and also from mains. It can be important from GS paper to health perspective. It's been taken from the Hindu. So the news basically says that India has set a target to eliminate measles and rubella by 2023, having missed the earlier deadline of 2020. तो पहले भी यहाँ पे टारगेट लिया गया 2020, लेकिन ये टारगेट अचीव इसीलिए नहीं हो पाया था because Indian government has cited reasons because of the disruption caused by the pandemic.
And 2019, the India adopted the goal of measles and rubella elimination by 2023, anticipating that the 2020 goal could not be reached. ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर सकते हैं ये जो टारगेट्स है, टारगेट्स देखिए पहले भी लिया गया था, मच अर्लियर टारगेट ऑफ 2015 वाज आल्सो मिस्ड. ठीक है, बट ये जो टारगेट ऑफ 2023 तो ये सेट किया गया 2019 में. तो हम यहाँ पे जानेंगे अबाउट मिजल्स एंड रुबेला के बारे में. तो मिजल्स यू शुड नोट इज अ हाईली कॉन्टेजियस वायरल डिजीज. ठीक है, ये हाईली कॉन्टेजियस है, इट इज एयरबोर्न एज वेल, यू शुड नो इट, एंड इज अ कॉज ऑफ डेथ अमंग यंग चिल्ड्रन ग्लोबली. तो नॉर्मली आप देखोगे वर्ल्ड में इट कॉजेस अराउंड 1 लाख चिल्ड्रन का डेथ होता है थ्रू मिजल्स अलोन. It is caused by a single stranded envelope RNA virus with one serotype. So this is very important. ये cause होता है through an RNA virus. It is classified as a member of the genus Morbillidae virus in the Paramyxoviridae family. It is particularly dangerous for children from the economically weaker background as it attacks malnourished children. तो मान लीजिए जो children के पास immunity कम है, जिन children का malnourished है, जिनका nutrition जो intake है वो कम रहता है, तो उसको ज़्यादा affect करता है. ठीक है, तो this is the reason why it is particularly dangerous for children from the economically weaker background. It can cause serious complications including blindness, encephalitis, severe diarrhea, ear infection and pneumonia. तो नाउ लेट्स लर्न अबाउट रुबेला के बारे में. सो रुबेला को जर्मन मिजल्स भी कहा जाता है, एंड रुबेला इज आल्सो कॉन्टेजियस बट नॉट वेरी हाईली कॉन्टेजियस लाइक द मिजल्स. इट इज जनरली माइल्ड वायरल इन्फेक्शन दैट ऑकर्स मोस्ट ऑफन इन चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स. तो चिल्ड्रन के लिए ये दिस इज नॉट एज डेंजरस एज द मिजल्स, बट यंग एडल्ट्स के लिए, स्पेशली आप देखोगे प्रेग्नेंट वुमेन के लिए काफी डेंजरस होता है. इट इज कॉज्ड बाय रुबेला वायरस व्हिच इज एन एनवेलप सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस ओनली. सो रुबेला इन्फेक्शन इन द प्रेग्नेंट वुमन मे कॉज डेथ और कॉन्जेनिटल डिफेक्ट्स नोन एज द कॉन्जेनिटल रुबेला सिंड्रोम, CRS कहा जाता है, which causes irreversible birth defect. ठीक है, so rubella isn't the same as measles, but the two illness आप देखोगे यहाँ पे काफी सेम है. तो you can look at the symptoms. तो दोनों में यहाँ पे red rash होता है. ठीक है, in both the rubella and measles में red rash होता है. So symptoms are quite similar. तो and rubella is caused by a different virus than measles, and rubella isn't as infectious or as severe as the measles. And for the main perspective, let's look at some data as well at the global and the Indian level. So as I was saying, the measles virus is one of the world's most contagious human viruses that kills more than 1 lakh children every year globally. और rubella जो है, rubella is a leading vaccine preventable cause of birth defect. ठीक है, तो यहाँ पे it is mostly a cause of birth defect, which is according to the ये जो definition is according to the WHO. Over the past 2 decades, the measles vaccine is estimated to be averted more than 30 million deaths globally. So vaccines are available, so that's a great part. So this ये जो वैक्सीन है, थ्रू वैक्सीनेशन प्रोग्राम ओनली वी आर बेसिकली टारगेटिंग टू एलिमिनेट मिजल्स एंड रुबेला फ्रॉम इंडिया. ठीक है, सो ऑफ द पास्ट 2 decades द मिजल्स वैक्सीन इज एस्टिमेटेड टू हैव अवॉइडेड मोर देन 30 million डेथ यहाँ पे अवॉइड कर चुका है द वैक्सीन ओनली. एंड ड्यूरिंग 2010 to 13 इंडिया कंडक्टेड अ फेज मिजल्स कैच अप इम्यूनाइजेशन फॉर चिल्ड्रन एजेड 9 से लेके 10 years तक इन 14 states, वैक्सीनेटिंग अप्रोक्सीमेटली फ्रॉम 9 months से लेके 10 years तक इन 14 states, वैक्सीनेटिंग एट अप्रोक्सीमेटली 119 million children. And Mission Indradhanush is a very important initiative of the government of India, which was launched in 2014 to ramp up the vaccination of the unvaccinated population. It's a topic which is very please practice question. Please answer in the comment section. The next article is about the environment. It's about the system known as the SAFER system के बारे में, which is important to learn the air quality index of various places. तो इसी के बारे में हम बात करेंगे. This can be important for our prelims and also from mains. It can be important from GS paper and from a point of view. It's been taken from the Hindu. तो SAFER जो है, it stands for System of Air Quality. ठीक है, it stands for System of Air Quality Forecasting and Research. Very important. System of Air Quality Forecasting and Research. ठीक है, तो this is the full form of SAFER. It is an air quality monitoring system. So this you can see is the picture. अगर आप if you have been to different metro cities, तो आपको दिखेगा इस तरीके का एक बोर्ड लगा रहता है जहाँ पे आपको दिखाएगा कि कितना यहाँ पे जो आसपास का जो एयर क्वालिटी है वो कितना है. ठीक है, इवन आजकल आप देखोगे जो फोन में भी इट शोज द एयर क्वालिटी इंडेक्स ऑफ वेरियस प्लेसेस, बट देन अगेन यहाँ पे आप देखोगे इट्स काइंड ऑफ अ साइन की हाउ पुअर द एयर क्वालिटी इज. राइट, तो इसे इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस टू प्रोवाइड लोकेशन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ऑन एयर क्वालिटी. तो ये दिल्ली में काफी कॉमन है. दिल्ली में यू विल फाइंड द नंबर ऑफ प्लेसेस in real time and it's forecast up to 3 days in India. Okay, तो ये forecast भी कर सकता है 3 दिन तक कि how the air quality will be in the upcoming 3 days. It is developed by very important Indian Institute of Tropical Meteorology, IITM ने इसे develop किया है पुणे with the help of IMD, that is the Indian Meteorological Department also the National Center for Medium Range Weather Forecasting. Okay, so these are the bodies who have jointly developed the SAFER system. और objective क्या है? To increase awareness. तो देखिए अगर इस तरीके का बोर्ड लगा रहेगा सिटी में तो at least you will be able
to know कि किस तरीके का एयर क्वालिटी है और क्या क्या आपको एक्टिविटीज करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट यू विल बी गेटिंग एन आइडिया, ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इट इज बिकमिंग पोर, देन एटलीस्ट यू शुड हैव टू टेक सम काइंड ऑफ मेजर्स, राइट। सो टू इंक्रीज अवेयरनेस अमंग द जनरल पब्लिक रिगार्डिंग द एयर क्वालिटी चेंजेस इन देयर सिटी वेल इन एडवांस, सो दैट अगर फोरकास्ट से हिसाब से विल बी एबल टू टेक अप appropriate mitigation measures and systematic action can be taken up for the betterment of the air quality and related health issues. The World Meteorological Organization, that is WMO, has recognized SAFAR as a prototype activity on the basis of the high quality control and standard maintained in its implementation. तो काफी ऐसे इफेक्टिव माना जाता है सफर सिस्टम को। तो ये था सफर के बारे में, दैट इज सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी फोरकास्टिंग एंड रिसर्च के बारे में, ठीक है। अब हम देखेंगे कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को इंडिया में मेजर कैसे किया जाता है। सो एयर क्वालिटी इंडेक्स इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन द एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पॉल्यूटेंट मेजर्ड ओवर अ स्टैंडर्ड टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे देखिए जो टाइम इंटरवल है तो वो डिफरेंट पॉल्यूटेंट्स के लिए डिफरेंट रहता है। जैसे कि फॉर मोस्ट ऑफ द पॉल्यूटेंट के लिए इट इज 24 आवर्स, लेकिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड एंड ओजोन जो कि बहुत कम टाइम के लिए रहता है तो उसके लिए इट इज 8 आवर्स। तो 8 आवर्स के यहाँ पे एवरेज फाइन किया जाता है, 24 आवर्स फॉर द रिमेनिंग पॉल्यूटेंट्स, एंड फाइनली यहाँ पे एयर क्वालिटी इस तरीके से मेजर किया जाता है। तो इंडिया की केस में 8 इंडिविजुअल पॉल्यूटेंट्स का यहाँ पे जो कंसेंट्रेशन है उसे मेजर किया जाता है, उसे मॉनिटर किया जाता है। सो दीज आर पार्टिकुलेट मैटर 10 एंड पार्टिकुलेट मैटर 2.5, द नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ग्राउंड लेवल ओजोन, एमोनिया एंड लेड, ठीक है। तो ये सारा जो पॉल्यूटेंट्स है इन्हीं को मेजर करके एयर क्वालिटी इंडेक्स फाइंड किया जाता है। तो कैलकुलेट AQI इन इंडिया की केस में डेटा फॉर अ मिनिमम ऑफ 3 पॉल्यूटेंट्स मस्ट बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 3 यहाँ पे जो डेटा है इट शुड बी प्रेजेंट, एंड ऑल्सो यहाँ पे like out of the 3 at least one should be PM10 or PM2.5. So this, as you can see, is the air quality index chart for India, which has been followed by the CPCB, that is the Central Pollution Control Board. तो यहाँ पे आप देखोगे दिल्ली का, जैसे कि मैंने बताया था करंट कंटेक्स्ट में, इट इज 381 अभी के टाइम में, तो ये वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाता है, ठीक है। सो दिस इज वेरी पुअर कैटेगरी एंड दिस आर द 6 कैटेगरी स्टार्टिंग फ्रॉम गुड से लेके सीवियर तक। इसी टॉपिक के बेसिस पर प्लीज प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्लीज आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नाउ दिस वर अ क्वेश्चन दैट आर आस्क्ड इन द प्रीवियस वीडियो, लेट्स लुक एट द आंसर। सो द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स इज प्रेजेंटेड बाय द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। द फाउंडर ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज क्लॉस स्क्वैब, एंड द ग्लोबल कंपैरेटिव इंडेक्स or report is also published by the World Economic Forum only. These are some more questions that are asked in the previous video. Let's look at the answers. The first Ahom capital was established at Charaideo, which has been proposed by India for the UNESCO World Heritage Site. And also you'll find that from Arunachal Pradesh, the young footballer, that is Gyamar Newcomb, has signed a contract with Mumbai City Football Club. So for now, that was all from our side for this session. Thank you so much for joining, and we'll meet the next one. Bye bye and take care.